कैसे हैं आप सभी। आरबीएससी ओल्ड बुक क्लास 8 सामाजिक विज्ञान शुरू करेंगे। क्लास 7 तक अपने कंप्लीट कर लिया। क्लास 7 में हमने हमारा राजस्थान कंप्लीट कर दिया और सामाजिक विज्ञान भी कंप्लीट कर दिया। क्लास 6 पूरी हो गई है, दोनों की दोनों कंप्लीट है। अब कक्षा 7 की बारी आ चुकी है, कक्षा 8 की बारी आ चुकी है। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मोहनलाल, जितेंद्र एंड रुकमणी मीना एंड भवानी सिंह एंड नितेश, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब करते हैं शुरुआत। सबसे ज्यादा चैप्टर है, चॉइस पार्ट है इसमें। आपा जब स्कूल में पढ़ता तो आई तो कहता कितना पार्ट है रे, चॉइस पार्ट है। और तेरी बहुत पार्ट है। इसमें से 8 पार्ट तो है आपके भूगोल के, जिसमें भारत का भूगोल और थोड़ा सा राजस्थान का भूगोल। 8 पार्ट है आपके पॉलिटी के और 8 ही पार्ट है आपके इतिहास के, जिसमें भारत का इतिहास प्लस थोड़ा सा राजस्थान का इतिहास। ठीक है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ओल्ड आरबीएससी, ये रीट L1 L2 के लिए क्या है, गेम चेंजर है। आपको विश्वास हो तो आप कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर विश्वास करेंगे। अगर आप नए हैं तो आपकी मर्जी है करना या न करना, तो विश्वास तो, क्योंकि विश्वास करने से ही होता है। ठीक है, करने से होता है। अगर आपको लगेगा मेरी बातों में सच्चाई है तो विश्वास हो जाएगा, वरना कोई बात नहीं है, नहीं होगा तो। लेकिन पेपर के बाद जब आप पेपर दे लें जनवरी 2021 में, तो आप मिला लीजिएगा, लेकिन उस टाइम फिर धोखा हो सकता है। इसीलिए रीट 2021, रीट 2022, एलडीसी, वीडियो, पटवारी, इनके जिनके भी पेपर हुए हैं 2021, 22, 18, 19, इन समय में जो भी पेपर हुए हैं, किसी भी एग्जाम के पेपर उठाओ, पेपर देखो, क्वेश्चन देखो राजस्थान जीके के, और फिर आप इनके अंदर वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप खुद चेक कर लो, इसके बाद आपका विश्वास जो है वो बिल्कुल हो जाएगा, आपका विश्वास 100% हो जाएगा। तो ये जो हम आपको करवा रहे हैं वो सबसे बेहतरीन करवा रहे हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा भारत पढ़ेंगे, जिसमें हम भारत का परिचय देखेंगे भूगोल के दृष्टिकोण से। राजस्थान का एक सामान्य परिचय देखेंगे हम। ठीक है। जल संसाधन की बात करेंगे, भूमि संसाधन, कृषि की बात करेंगे, खनिज की बात करेंगे, औद्योगिक परिदृश्य देखेंगे, जनसंख्या और पर्यटन। ये 8 चैप्टर भूगोल वाले आज हम देखने का प्रयास करेंगे, बाकी कल करेंगे। तो चलिए बातें करेंगे बाद में, करेंगे शुरुआत। पहला चैप्टर हमारा भारत, आराकान योमा। आराकान योमा अर्थात आराकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला, ये 2 पर्वतमाला आपस में संयुक्त रूप से किस नाम से जानी जाती है, आराकान योमा। ठीक है। कि पहाड़ियां भारत से किस दिशा में स्थित है, ये अपने भारत का नीचे वाला भाग है मैप में। ठीक है, ऊपर वाला आप अंदाजे में समझ जाओगे। तो इस भारत के मैप में ऊपर सबसे उत्तर होता है, तो उत्तर ये इधर पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो बताओ किस दिशा में है, तो याद रखना उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में है। बंगाल की खाड़ी भारत में किस दिशा में है, तो बंगाल की खाड़ी कहां है, ये रही बंगाल की खाड़ी। अरब सागर कहां है, तो ये रहा अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। बेसिक चीजें हैं। एक 8वीं क्लास के बच्चे के लिए जितना जानना जरूरी है उतने लेवल का। लेकिन जब आप संयुक्त रूप से कंप्लीट पढ़ोगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आपके पास एक कलेक्शन ऑफ डाटा होगा जो आपके किसी भी एग्जाम को, मैं केवल रीट नहीं कह रहा हूं, है ना, केवल फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की नहीं, आरएस तक के किसी भी एग्जाम को आप इस डाटा से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि इतिहास तो वही है ना, इस पे लिखा थोड़ी है कि रीट का इतिहास है। आरबीएससी अगर पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ये आपके यूपीएससी तक काम आती है। आरबीएससी है चूंकि राजस्थान की है, तो आपके आरएस तक काम आती है। तो आरएस तक के कोई भी एग्जाम दोगे तब तक आपके लिए ये यूजफुल रहने वाली है। देखिए ये भारत का मैप है। ठीक है, हमेशा आप, वैसे तो आप सब समझदार हैं, लेकिन एज ए मैं सोचता हूं कि आप बच्चे हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा,
ऊपर की जो दिशा होती है वो क्या होती है, उत्तर होती है। बस इतना ध्यान रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पूर्व होता है। तो जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें मैप का थोड़ा सा आइडिया जो है वो होना ही चाहिए। ये पीडीएफ मिलेगी, उसमें मैप आपको मिल जाएगा। मन्नार की खाड़ी भारत से किस दिशा में है? तो मन्नार की जो खाड़ी है, मन्नार की जो खाड़ी है वो भारत के किस दिशा में है? तो भारत के जो है वो दक्षिण दिशा में है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, नीचे वाली दिशा में मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है। और विदेशी मानव किन दर्रों से भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचते थे? खैरब और बोलन का दर्रा। यानी प्राचीन समय में जब समुद्री मार्ग खोजा नहीं गया था, जब समुद्री मार्ग की खोज नहीं की थी वास्को डी गामा ने, उससे पहले जो व्यापार होता था स्थल मार्ग से, वो जो आते थे लोग वो इस दिशा से आते थे। और कौन कौन से दर्रों से होते? खैबर का दर्रा और बोलन के दर्रे से होते हुए आते थे। पूर्वोत्तर के दर्रों से किस रास्ते विदेशी मानव उत्तर पूर्व भारत में आया? तो म्यांमार और श्यान पठार से आया। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का पूछा है, देखना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार में अंतर जो है वो कितना आ जाता है? तो देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है, यानी 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट, तो 29 डिग्री का जो है वो क्या आ जाता है? लगभग अंतर आ जाता है दोनों देशांतरों के मध्य में। ठीक है, रीट में इंडिया नहीं है, यह बात आप कह रहे हैं, लेकिन आप एसएसटी का सिलेबस देखे हैं? रीट में एसएसटी का सिलेबस देखे हो आप? उसमें इंडिया ही है, उसमें राजस्थान नहीं है। तो केवल, और अगर आप रीट लेवल फर्स्ट में हो उसमें भी थोड़ा सा पार्ट इंडिया का है ना नीतू जी? शायद आपने सिलेबस देखा नहीं होगा ढंग से। रीट लेवल फर्स्ट में भी थोड़ा सा पार्ट जो सामाजिक विज्ञान का आपका विद्यालय विषय है, उसमें आपको जो है वो इंडिया का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी गलत चीज करवाई जाएगी। सिलेबस को सामने रखते हैं हम हमेशा। भारत के पश्चिम से पूर्व सिरे के मध्य समय का अंतर कितना आता है? तो 2 घंटे का अंतर आ जाता है। किस पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का मानक समय निर्धारित होता है? तो ये तो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से जानते हो। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस स्थान से भारत का मानक समय निर्धारित होता है? तो इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी कस्बे से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान जो है वो 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो दूसरा स्थान है। और देश का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.47% है। भारत का जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो विस्तार है, यानी भारत की जो ऐसे वाली जो चौड़ाई है वो 3214 किलोमीटर है, जबकि भारत की जो ऐसे लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ये इस पे लागू होती है और ये इस पे लागू हो, सॉरी एक मिनट, गलत साइन कर दिया ना। ये तो इसके लिए लागू होती है और ये लागू होती है किसके लिए? इसके लिए। यानी समझ में आ गया आपको? ये वाली कितनी है? 3214 और ये वाली जो है 2933 है। अब देखना, भारत का अरुणाचल से गुजरात तक का विस्तार 2933। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है और आप सब जानते हैं इस बात को। नीतू जी, आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? रीट का सिलेबस नहीं है ना? अब मैं आपसे बहस करूंगा, टाइम बर्बाद होगा बेफालतू में। ढंग से सिलेबस देखा करो मेरी बहन। कहाँ नहीं है? देखो मैं आपको अब दिखाऊं सिलेबस कहाँ है। सिलेबस उठाओ आप नीतू जी, अगर आपके पास सिलेबस है तो आप सिलेबस उठाइए और
आपके सब्जेक्ट में जाइए, अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो, और उसमें देखिए एसएसटी के अंदर पूरा का पूरा जो है वो आपका क्या है, प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य, दिल्ली सल्तनत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दिल्ली मुगल संबंध, पृथ्वी की गति, अक्षांश देशांतर, वायुमंडल, महासागर, संसार की प्रमुख वनस्पति, राजस्थान की कृषि, विश्व की कृषि। आप बात कर रहे हो कि भारत का जीके नहीं है, यहां पर तो विश्व का जीके भी दे रखा है, थोड़ा ज्यादा नहीं है, बस कृषि का पार्ट है ना, थोड़ा थोड़ा सा पार्ट है विश्व का, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। इसके अलावा सरकार का गठन तो पॉलिटी भी है, भारतीय लोकतंत्र है, और भारतीय अर्थव्यवस्था है। कितने सारे टॉपिक है, और आप कह रहे हो कि सर सिलेबस में तो है ही नहीं। प्लीज आप सबसे निवेदन है कि भर्तियां बार बार नहीं आएगी, और इसके बाद तो भर्ती लंबे टाइम तक आएगी नहीं, है ना, लंबे टाइम तक आएगी नहीं, तो सीरियस होके। अच्छा क्या बात है, श्यामू शर्मा कह रहे हैं सर सिलेबस आ गया क्या L1 का? वाह भाई वाह 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 वाह। कभी कभी क्या है कि यार बड़ा ऐसे दुख सा होता है कि, वैसे दुख की तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हो जाता है क्योंकि भावुक हो जाते हैं ना, कि हम एक तरफ तो चीखते रहते हैं बेरोजगारी है बेरोजगारी, दूसरी तरफ हमें ये ध्यान नहीं है कि सिलेबस आ गया, हमारे सिलेबस में है क्या। जब देखो अगर किसी कोई राही है, राही कौन होता है? जो राह पे चलता है, तो किसी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, और उसको ये पता नहीं है कि उसको पहुंचना कहां है, या फिर उसको ये तो पता है कि पहुंचना कहां है लेकिन उसका रास्ता पता नहीं है, तो दोनों ही कंडीशन में वो नहीं पहुंच सकता। या तो आपका दिमाग में ये क्लियर नहीं है कि आपको अध्यापक बनना है, या फिर आपके दिमाग में ये तो क्लियर है कि अध्यापक बनना है, लेकिन कैसे बनना है ये आपने अभी तय नहीं किया है। तो मैं आपको सीरियस होके बहुत ही एक एज ए छोटे, आप सबको अपना, हो सकता है कि आप मेरे से बड़े भी हो, आप में से कुछ बड़े भी हैं, तो आपको छोटा या बड़ा भाई मानते हुए मैं आपको ये बात कह रहा हूं, बुरा ना मानिएगा, भाई बहन मानते हुए, कि 2023 का पेपर होगा, इसके बाद एक बार भर्तियों का अकाल सा पड़ जाएगा। 2023 में चुनाव है, 2024 में फिर नई सरकार आ जाएगी, तो वो आते ही भर्ती कोई निकालेगी नहीं। 2025 में भी भर्तियां मुश्किल है, 2026-27 में फिर भर्तियां आएगी। तो अगले लगभग 2.5 से 3 साल आपको भर्तियां देखने को नहीं मिलने वाली है, तो सीरियस हो जाएं। मौका बहुत कम आता है ऐसा, आप पीछे का इतिहास उठा के देखिए कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों भर्तियां एक साथ आई हुई है, और सब बच्चे बटे हुए हैं। वरना तो एक भर्ती होती है थर्ड ग्रेड, और उसी में सारे बच्चे, बीएड वाले भी, एमएड वाले भी, अब तो सब बच्चे बटे हुए हैं। इस मौके का सीरियस होके फायदा उठाओ भाई, प्लीज आप सबसे निवेदन है। बाकी आप सब समझदार हैं, कोई बच्चे तो है नहीं, छोटे बच्चे तो आप है नहीं। है ना, अब और क्या कह सकते हैं यार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। ये भारत है, और भारत के भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। जैसे राजस्थान को हमने 4 भौतिक विभागों में बांटा था, राजस्थान का जब हम भौगोलिक विभाग देख रहे थे, इसी प्रकार भारत को 6 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं ये? मरुस्थली प्रदेश पश्चिम के, हिमालय कश्मीर का, उत्तर के विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है ये पीले वाला, और द्वीप समूह है, और तटीय मैदान है। तो देखो कितना हो गया, 1 2 तीसरा भाग, ये चौथा भाग, ये 5वां भाग, और ये 6वां भाग। तो भारत को हम 6 भौतिक विभागों में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला कितनी लंबी है? तो लगभग ये 2500 यानी 2500 किलोमीटर में जो है वो फैली हुई है। और विश्व की सबसे ऊंची व नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय है। देखो अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची
वह नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय है। और इसी तरीके का क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि भारत में स्थित विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में आती है। बर्फ का घर किसे कहा जाता है? हिमालय को। और हिमालय श्रेणियों का विस्तार दक्षिण में कहां तक है? पटकोई व नागा पहाड़ियों तक है। वर्ष भर बहने वाली नदियां क्या कहलाती है? सदा नीरा। सदा नीरा जो है वो कहलाती है। जैसे सदाबहार वन होते हैं वैसे ही सदाबहार नदियां सदा नीरा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर कि भारत का अन्न भंडार किस प्रदेश को कहा जाता है? गंगा के मैदान को। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान क्या कहलाते हैं? तो बांगर कहलाते हैं। अगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, अगर मिट्टी पुरानी आ रही है तो यह बांगर कहलाती है। और अगर नई जलोढ़ मिट्टी आ रही है तो यह क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है। मोस्ट क्वेश्चन है। दक्षिण के पठार में खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न पठार कौन सा है? तो एक छोटा नागपुर का पठार है जो खनिजों के दृष्टिकोण से क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे भारत में विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो भारत में स्थित है। यह क्वेश्चन आपके दिमाग को घुमा देगा क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन जो है वो विश्व के होंगे। तो आपको याद रखना है कि अरावली जो है वो एक वलित पर्वत है जो कि विश्व के प्राचीन पर्वतों में जो है वो आता है। प्रायद्वीपीय पठार का निरंतर अपर्दन व निक्षेपण किस पठार से हुआ? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी आदि से। देश की अधिकांश जनजातीय आबादी कहां पर निवास करती है? तो सतपुड़ा, विंध्याचल। जो जनजातियां होती है जनरली सीधा सीधा आप लॉजिक लगाओगे, राजस्थान में भी देख लो, राजस्थान में जो अधिकतर जनजातियां हैं वो कहां पर रहती है? अरावली पर्वतमाला पर रहती है। राजस्थान में भी अधिकतर जो जनजातियां हैं वो कहां रहती है? अरावली पर्वतमाला पर ही रहती है। ठीक है, तो देश में यानी भारत में भी जितने भी पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा, विंध्याचल, नीलगिरी, सह्याद्री व छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है जनजातियां रहती है। बंगाल की खाड़ी में स्थित 247 द्वीपों, कितने? 247 द्वीपों का समूह क्या कहलाता है? अंडमान व निकोबार जो है कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? यह है अंडमान में, जिसका नाम क्या है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप पर जो है अंडमान के अंदर जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? तो यह है निकोबार द्वीप में। पर्यटन की दृष्टि से भारत का कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है? लक्षद्वीप। पर्यटन की दृष्टि से कौन सा है? लक्षद्वीप प्रसिद्ध है। और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं हैं? भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार है, थोड़ा सा पुराना है, इसको अपडेट करवा दिया जाएगा। 122 भाषाएं, 234 मातृभाषाएं। भारत की कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा जो है वो मिला है? 22 भाषाएं हैं अनुच्छेद 351 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिएगा चैप्टर नंबर 2, राजस्थान का सामान्य परिचय। ये आपके लिए मोस्ट भी है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान जीके का जो पार्ट है वो इंडिया जीके के पार्ट से ज्यादा है। अगर आप रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हो, दोनों में ही राजस्थान जीके है और सेम टॉपिक है, तो टेंशन की तो कोई बात नहीं है। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान कितनी रियासतों व ठिकानों में बंटा हुआ था? 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और ठिकाने कौन से थे? लावा, कुशलगढ़, निमराना। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक पूरा हुआ। कितना समय लगा? इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का इसमें जो है समय लगा। राजस्थान को कितने भौगोलिक भूभागों में बांटा गया है? 4। एंड
थार के मरुस्थल का राज्य में विस्तार कितना है? लगभग 12 जिलों में है ना। ये हम पढ़ चुके हैं। 61% भाग पर है, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर आता है। राज्य की कितनी जनसंख्या थार के मरुस्थल में रहती है? ये भी हम पढ़ चुके हैं, 40%। भारतीय महामरुस्थल क्षेत्र में कौन शामिल है? तो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर शामिल है। राजस्थान का राज्य पुष्प किसे माना जाता है? रोहिड़ा जो होता है, रोहिड़ा, उसके फूल को क्या माना जाता है? राज्य पुष्प माना जाता है, और यह है रोहिड़े का फूल। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राज्य वृक्ष है खेजड़ी। और राज्य में अरावली का विस्तार कितना है? कुल क्षेत्रफल का 9% भाग, यानी राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल के 9% भाग पर क्या है? अरावली का विस्तार है। एक बच्चा कमेंट करके पूछा था सबसे पहले आज कि सर आप डिटेल में पढ़ा देते हैं, तो मेरे भाई डिटेल में भी हमने पढ़ाया है, लेकिन चाहे एनसीईआरटी हो चाहे आरबीएससी हो, डिटेल में पढ़ोगे तो आलस ज्यादा आता है, रुचि नहीं बना पाओगे आप। इसीलिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, ये बात अलग है कि आपसे इसका कोई मूल्य नहीं लिया जा रहा है, इसीलिए आपके लिए इनकी वैल्यू नहीं है ना। आज के भौतिक युग में जिस चीज का कोई मूल्य नहीं होता है, जिसकी कोई फीस नहीं होती है ना, उस चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन आप कोई भी कक्षा 6th 7th 8th 9th 10th या 11th की कोई भी एक बुक ले लीजिए। ठीक है, जैसे मान लो आपने अभी 8वीं क्लास चला रखी है, तो 8वीं क्लास का कोई भी एक बुक ले लीजिए, सामाजिक का या हमारे राजस्थान का, और फिर कोई भी उसमें एक चैप्टर उठाइए, कोई भी एक चैप्टर उठाइए और उस चैप्टर को पढ़िए आप। ठीक है, एक दिन तय कर लो कि एक दिन में, जैसे कल ले लो कि कल मैं जो है कक्षा 8 की बुक पढ़ूंगा, तो कल पूरी आधा दिन आप कक्षा 8 के 3 4 5 जितने भी चैप्टर पढ़ो वो पढ़ो, और फिर आधे दिन बाद में उन जो मैं आज आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं इनको पढ़ना आप, और फिर ये देखना कि जो आपने पढ़ा है क्या उसके बाद में कुछ यहां पर बच गया है क्या। यानी हमने आपकी आरबीएससी बुक के लाइन टू लाइन क्वेश्चन बना दिए हैं। अब इससे ज्यादा और क्या करें बताओ। हमने आपकी राह को सरल करने का प्रयास किया है। अगर आप ये भी पढ़ लेते हो, ढंग से याद कर लेते हो और अपने मन में ये तय कर लेते हो कि अगर इनसे क्वेश्चन आए, आरबीएससी से क्वेश्चन आए, जो कि आएंगे ही, तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लो कि इन चैप्टरों से अगर क्वेश्चन आया तो मेरा गलत नहीं होगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर भी अपने मन की संतुष्टि के लिए एक बुक उठा के कोई भी पढ़ लो, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि जो बुक में है और इसमें है उसमें कितना अंतर आ रहा है। देखिए, गुजरात के खेड़ ब्रह्म से दिल्ली तक अरावली की जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, और ये जो है अरावली का विस्तार है। अरावली इस तरीके से जो है राजस्थान में फैली हुई है यहां, और राजस्थान टोटल जो इसकी लंबाई है वो तो 692 किलोमीटर है, और इस 692 किलोमीटर का 80% जो भाग है, यानी 550 किलोमीटर जो भाग है वो कहां है? राजस्थान में है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कुल अरावली का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है? 80% भाग राजस्थान में जो है इसका स्थित है। लंबाई 550 किलोमीटर है। मरुस्थल में पाई जाने वाली प्रमुख घास कौन सी है? तो राजस्थान के थार के मरुस्थल में एक तो सेवण घास, एक धामण घास और एक करड़ घास है ना, करड़। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? अरावली को कहा जाता है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर सिरोही में 1722 मीटर है। 1722 मीटर सबसे ऊंची है ये। राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है? तो 23% है। और बीहड़ डांग या उत्खात भूमि क्षेत्र किसके द्वारा निर्मित होता है? चंबल के द्वारा निर्मित होता है। और राजस्थान के मैदानी उपजाऊ भाग में, राजस्थान के मैदानी उपजाऊ भाग में राज्य की कुल
कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 40% जो है जनसंख्या निवास करती है। यानी राजस्थान के 61% भाग पर, है ना, टोटल तो ये 61.11% है, लेकिन जो हमारा थार का मरुस्थल है उस 61.11% भाग पर जो जनसंख्या रहती है वो कितनी रहती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट देखिएगा, 56 का मैदान कहा जाता है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में माही नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। अभी सुबह 10 बजे ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, डिटेल में पढ़ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिएगा। यह 56 का मैदान, 56 का क्षेत्र, ये इतने सारे डिटेल में हमने आपको करवाए हैं, जाके आप जरूर देखिएगा, है ना। एक आधी क्लास देखिए, आपको बहुत ज्यादा जो है मजा आने वाला है। राम जी, इस बात का हमारे मन पे बिल्कुल भी ज्यादा असर नहीं पड़ता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं डिमोटिवेशन, देखो कई बच्चों ने मुझे एक बार मैंने क्लास में ये कहा था कि यार हमारी क्लास में 50 बच्चे ही हैं और इस बात का बड़ा अफसोस है। तो बहुत सारे 3-4 बच्चों ने मुझे कॉल करके कहा कि सर ऐसा नहीं है और आप बिल्कुल भी जो डिमोटिवेट ना होइए। ऐसा नहीं है, डिमोटिवेट मैं होता नहीं हूं, हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे कारण है कि ये जो समय है ना, इस समय क्या है, हम जैसे मैं YouTube पर 2018 से ही हूं, 2018 से YouTube पर मैं यही शिक्षा का ही काम कर रहा हूं। जितना मुझसे पहले होता था उतना करता था, अभी भी जितना हो रहा है उतना कर रहा हूं। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि आपको काम, आप YouTube पर ये देखो कि काम की बात बताने वाले जो चैनल है, जो ढंग से पढ़ाते हैं, उनके चैनल पर आपको कम से कम बच्चे मिलेंगे। अच्छा, ऐसे लोग, ऐसे जनरली जो ब्लॉग के चैनल होते हैं, ब्लॉग के चैनल, उन पे देखो आप कि एक बार ऐसे ही मैं बैठा था, मैं चलो अपन भी देखते हैं यार ब्लॉग में ऐसा क्या दिखाते हैं, कि ब्लॉग के चैनल पर 1 घंटे में 5, 7, 10 लाख व्यू आ जाते हैं। ऐसा क्या दिखाते हैं? वो कुछ नहीं दिखाते हैं। अभी मैं उठा हूं, अभी टॉयलेट जाऊंगा, अच्छा टॉयलेट जाके आ गया हूं, अभी ब्रश करूंगा, अभी नहाऊंगा। अच्छा, लड़कों के ब्लॉग पे तो फिर अगर ब्लॉग बनाने वाली लड़की हो तो ये तो मान के चलो कि करोड़ों व्यू आ जाते हैं घंटों में। तो लोगों को आजकल क्या है कि फालतू चीजें देखने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, उनको कोई लेना देना नहीं है, बस टाइम पास करना है, टाइम पास करने के लिए। तो फिर मुझे ऐसे ज्यादा अफसोस नहीं हुआ। फिर मैंने सोच लिया कि ऐसी प्रसिद्धि का कोई फायदा नहीं है ना। अपन सीधा सीधा काम करेंगे, सीधी राह पे चलेंगे और सीधा सच्चा मार्ग चलेंगे। ऐसा मार्ग, यानी हमारी जो क्लासेज होती है, या हमारे जो ये वीडियो ही है एक तरीके का, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन हमारे वीडियो जो एजुकेशन लाइन के वीडियो है, हालांकि एजुकेशन लाइन के सबके ही व्यू थोड़े कम रहते हैं, लेकिन एजुकेशन लाइन के जो वीडियो होते हैं उनको देखने के बाद किसी को कोई हानि नहीं होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने उस क्लास में, जैसे मान लो मेरे चैनल पर आया और हमारा टाइम वेस्ट हो गया, बाकी आप 2 घंटे फोन चला लिए मान लो, है ना, और आपने फालतू के वीडियो देख लिए, तो आपको धोखा होगा कि यार टाइम बर्बाद हो गया। लेकिन यहां पर आपको कभी धोखा नहीं होगा। यहां आप 10 मिनट भी आओगे ना तो 1% तो सीख के जाओगे, इतना विश्वास है। और यही हमारा विश्वास है। जब आपके कॉल आते हैं ना, बहुत सारे 2021 में, 22 में अभी रीट के पेपर के बाद आए कि सर हमने यहाँ पढ़ा और हमें अच्छा लगा, हमारे को फायदा हो रहा है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और बस यही है, अब की बात तय कर लो कि रीट मुख्य परीक्षा के अंदर आप सब सेलेक्ट होंगे और अच्छे से फोन ही नहीं, मिलने के लिए आएंगे मिठाई के डब्बे ले लेकर। एक डब्बा नहीं, डब्बे, यानी बहुत सारे डब्बे। तैयार हैं आप सारे? तैयार हैं तो एक बार लाइक थम्स अप करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, राजस्थान के पूर्वी मैदान को कौन सी नदियां पोषित करती है? तो पूर्वी मैदान में कौन कौन सी नदियां हैं? चंबल, माही, बनास, बाणगंगा, कांतली, है ना। माही नहीं है ना, माही यहां पर पूर्वी मैदान में नहीं आती है। वैसे राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार विस्तृत है? तो 7% भूभाग पर पठार है। और राज्य के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं? उड़िया, आबू, भोराट, मेसा, उपरमाल और लसाड़िया का।
राजस्थान के कितने प्रकार की जलवायु परिस्थिति पाई जाती है? 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखो, राजस्थान में ये जो भाग है, ये शुष्क मरुस्थली भाग आता है। इसको क्या कहते हैं? हम आज ही पढ़े थे, शुष्क कहते हैं, शुष्क मरुस्थली भाग, है ना। इसमें जैसलमेर और थोड़ा सा भाग बाड़मेर का आता है, थोड़ा सा बीकानेर का आता है और थोड़ा सा गंगानगर का आता है। दूसरा आता है आपका अर्ध शुष्क भाग। ये वाला जो भाग है अर्ध शुष्क में आता है, ठीक है। किसमें आता है? अर्ध शुष्क भाग में आता है। अर्ध शुष्क यानी शुष्क से थोड़ा कम शुष्क। इसके बाद आता है आपका उप आर्द्र भाग। ये जो भाग है वो क्या है? आपका उप आर्द्र भाग है, यानी इसकी तुलना में थोड़ा सा ज्यादा जो है वो क्या है? थोड़ा सा ज्यादा ये क्या है? आपका आदर है। वैसे तो ये भाग है उपादर, ये क्या है? कोपेन। आज हमने थॉर्नवेट समझा था, थॉर्नवेट ने तो इसको क्या कहा है? अर्ध शुष्क कहा है। इस पूरे भाग को ही थॉर्नवेट ने क्या कहा है? अर्ध शुष्क कहा है। पढ़ा था ना आपने। तो इस प्रकार से राजस्थान के जो है वो क्या है? अलग अलग जो है वो भाग है, अलग अलग जो भूवैज्ञानिक है उन्होंने डिवाइड किए हैं। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा का औसत है 57.51%, यानी राजस्थान में औसत जो वार्षिक वर्षा होती है वो 57.51% होती है, ठीक है, 57.51%। और राजस्थान में कितने प्रकार की ऋतुएं हैं? 3 प्रकार की ऋतुएं हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज गर्म हवाएं किस नाम से जानी जाती है? तो लू के नाम से जानी जाती है। और आज हम 11 बजे सुबह यानी 10 बजे सुबह ही चर्चा कर रहे थे लू के बारे में ना। और राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू है। और राजस्थान में अधिक वर्षा किस मानसूनी शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी से अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन ये बंगाल की खाड़ी से जो बारिश होती है ये पूर्वी राजस्थान में होती है, पश्चिमी राजस्थान में नहीं होती है। किस में होती है? पूर्वी राजस्थान में होती है विद्वान साथियों। और राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? झालावाड़ में होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर। राज्य के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू 150 सेंटीमीटर। राज्य में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं शीतलहर कहलाती है। और अभी सर्दियां आने वाली है, दिसंबर और जनवरी में शीतलहर चलती है। मोटरसाइकिल पर बाहर जावा नहीं आ शीतलहर लगे, बहुत ठंडी है ना। कान ठंडा हो जाए, हाथ ठंडा हो जाए। याद है थारे? मुझे याद है, मैं जब हम पहले मैं पढ़ता तो अभी भी हूँ, लेकिन पहले हम कोचिंग जाया करते थे। आज से 3-4 साल पहले, जब 2012-13 में कोचिंग में भी मैं भी कोचिंग गया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे याद है मैं सिक्र पढ़ता था तो हम कोचिंग जाते थे, ऐसे ठिठुरते जाते थे धोन के महीने, और शीतलहर चलती थी, बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा लगता था, है ना। तो ये शीतलहर, जितनी लू जितनी गर्म होगी शीतलहर उतनी ठंडी होती है। जितनी ज्यादा लू गर्म होती है उतनी ज्यादा शीतलहर ठंडी होती है। नेक्स्ट चैप्टर देखो, जल संसाधन। 2 अपवाह क्षेत्र के बीच, यानी दो अपवाह क्षेत्र है, जैसे एक तो ये नदी है और एक ये नदी है, इसके जो बीच की ये भूमि है नम भूमि, इस बीच की नम भूमि जो वर्षा जल को अलग अलग प्रवाहित करती है क्या कहलाती है? सॉरी, ये ऐसा नहीं है। जैसे राजस्थान है अपना, जैसे ये अपना राजस्थान है, ठीक है, ये क्या है? अपना राजस्थान है। और राजस्थान के अंदर जो है एक अरावली पर्वतमाला है ना। ये क्या करती है? अरावली पर्वतमाला 2 भागों में बांट देती है। तो आधा पानी तो अपना इधर जाता है कि नहीं जाता? इधर। और आधा पानी जो है वो लगभग आधा क्या, सारा पानी इधर ही जाता है, थोड़ा सा पानी इधर जाता है। तो इसने क्या करा? राजस्थान को 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे जल विभाजक रेखा, जिसने जल को 2 भागों में क्या कर दिया है? बांट दिया है, इधर वाला और इधर जाने वाला, है ना। यह है राजस्थान का मैप, जल विभाजक, ठीक है, समझ में आ गए आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है ऐसी छोटी नदियां जो अपने जल को आगे किसी बड़ी नदी में नहीं मिलाती क्या कहलाती है? सॉरी, बड़ी नदी में मिलाती है क्या कहलाती है? सहायक नदी कहलाती है ना। ऐसी नदी, छोटी छोटी नदियां होती है जिनका पानी किसी बड़ी नदी में मिल जाता है। जैसे चंबल का पानी किसमें मिलता है? यमुना में। ऐसे देखो, बनास का पानी किसमें मिलता है? देखो, बनास
अपने राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है बनास, राजस्थान की। फिर राजस्थान में सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? चंबल। तो देखो बनास का पानी किस में मिला? चंबल में। चंबल का पानी किस में मिला? यमुना में। और यमुना का पानी किस में मिला? गंगा में। तो मैंने आपको कल सुबह, कल वाली क्लास में पढ़ाया था कि जो कोपेन का वर्गीकरण है उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये जो पूर्वी मैदान है ये किसके मैदान है? गंगा के मैदान है ना। तो देखो गंगा की सहायक नदी हुई ना सारी की सारी ये। अब आपसे कहेंगे, अगर मान लो कोई ऐसे कोई एग्जामिनर कोई दिमाग घूम जाए और ये पूछे कि राजस्थान में बहने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है, राजस्थान में बहने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो आप बता देना। बनास, चंबल। गंगा की सहायक नदी हुई ना ये, डायरेक्ट नहीं हुई, इनडायरेक्ट हुई, लेकिन सहायक तो हुई कि नहीं हुई भाई। यमुना भी तो जाके गंगा में मिली है और फिर गंगा जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। सरस्वती अपना जल, सरस्वती नदी अपना जल कहां गिराती है? गुजरात के भरूच नामक स्थान में अरब सागर में गिराती थी। आजकल तो सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। किस नदी को वैदिक संस्कृति का पोषक कहा जाता है? सरस्वती नदी को। राज्य की कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी तंत्र का हिस्सा है? चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास, बेड़ज। राज्य की कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का हिस्सा है? माही, लूनी, साबरमती व बनास, पश्चिमी बनास। और नदियां देखिए, आपको अगर दिख रहा होगा, थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन मैं पीडीएफ दूंगा तो आपको क्लियर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझना जरा थोड़ा सा कि राजस्थान में 3 तरह की नदियां बहती है। राजस्थान में 3 टाइप की नदियां जो है वो बहती है। एक तो है जो बंगाल के खाड़ी में अपना पानी लेके जाती है, दूसरी है जो अरब सागर में पानी लेके जाती है, और तीसरी है जो क्या है? आंतरिक रूप से ही जो है वो बहती है, यानी आंतरिक प्रवाह की नदी है। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां हैं? चंबल बंगाल की खाड़ी में जाती है यमुना में मिलकर। बनास, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेड़च, कोठारी, कोठारी भीलवाड़ा की है। खारी, गंभीरी और बाणगंगा, ये सब नदियां क्या है? बंगाल की खाड़ी में अपना पानी लेके जाती है। अब देखो गुरुजी या बंगाल की खाड़ी में क्यों जा सका है, इतनी छोटी तो नदी है। ये डायरेक्ट नहीं लेके जाती है लेकिन इनडायरेक्ट इन नदियों का पानी राजस्थान की देखो इन सारी नदियों का पानी जो है वो किसमें पड़ता है? चंबल में जाता है, और चंबल का पानी यमुना में, और यमुना का पानी गंगा में, और गंगा का पानी फिर बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ऐसी नदियों का समूह है या ऐसी नदियां जिनका पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। ठीक है, दूसरा देखो, अब दूसरा देखो, हाँ गंगा से समुद्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अरब सागर में कौन सी जाती है? देखो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, कच्छ की खाड़ी, और अरब सागर में गिरने वाली नदियों को 2 भागों में बांट दिया। एक तो जो कच्छ की खाड़ी में जाती है और एक जो खंबात की खाड़ी में जाती है। तो लूनी और जो पश्चिमी बनास है, लूनी और पश्चिमी बनास जो नदी है ये दोनों तो किस में जाती है? कच्छ की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, जो गुजरात के पास है। और माही नदी, सोम नदी, साबरमती, इन सारी नदियों में बाढ़ आई हुई थी अभी थोड़े दिन पहले। जाखम नदी, इनका जो पानी है वो खंबात की खाड़ी में जाता है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में। इसके अलावा जितनी नदी बच गई, घग्गर, राबी, कांतली, मसूरदी, कांकन्ने, दरवेवती, मेंथा, रूपारेल, मेंढा, खंडेला, ये सब नदियां कहीं नहीं जाती है। ये बेचारी बरसाती नदियां होती है, छोटी छोटी होती है, और ऐसे राजस्थान में घूम घाम कर यहीं पर गायब हो जाती है किसी न किसी झील में। ठीक है, कौन सी नदियां राज्य में आंतरिक अपवाह तंत्र का निर्माण करती है? तो घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा। अब ये जो एक बाणगंगा नदी है ना, ये थोड़ा कंफ्यूज करती है। बाणगंगा नदी की एक कंडीशन है, बाणगंगा नदी जो है वो बहुत ज्यादा अगर बारिश होती है। बाणगंगा नदी के बारे में 2 बातें आपको याद होनी चाहिए। एक तो ये सीधे यमुना में मिलती है, सीधे सीधे यमुना में मिलती है ये।
राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो डायरेक्ट यमुना नदी में मिलती है, बाणगंगा नदी। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज मिलती है ये, इसके लिए कंडीशन है कि जब जयपुर में बहुत ज्यादा बारिश होती है विराट की पहाड़ियों पर, और जयपुर की जो पहाड़ियां हैं उनमें बहुत ज्यादा बारिश होती है, तब जाके इसका पानी सीधे यमुना में मिलता है, वरना ये नदी जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदी बन जाती है। तो ज्यादातर ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, तो बाणगंगा को हमें जो है वो किस में मानना है, आंतरिक प्रवाह की नदी में मानना है, न कि बंगाल के खाड़ी के अंदर मानना है। लेकिन कुछ कंडीशन में इसको जो है वो हम बंगाल की खाड़ी में मान सकते हैं, ठीक है, वरना ये आंतरिक प्रवाह की ही नदियां है। राजस्थान में सबसे लंबी व एकमात्र सदा नीरा नदी कौन सी है? चंबल है। एकमात्र चंबल नदी है जो हमेशा बहती है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा किसके किनारे है? चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। यह है चंबल नदी, ठीक है। इन नदियों को हम कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना, चित्र के माध्यम से भी पढ़ाएंगे, और इन सब की पीडीएफ भी आपको जो है वो आसानी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो मिल जाएगी। जैसे जैसे बुक पूरी होती जाएगी वैसे वैसे आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो और पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर गमन